नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जीएसपी आलम सर पे। साथियों, उत्तर प्रदेश में 21 मई 2026 को लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित होना है। इसी मद्देनजर आपके लिए साथियों ग्रामीण बीसीएस के कुछ कुछ नोट्स हम कलेक्ट कराए हुए हैं, जो हमारे साथियों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और जो वर्तमान के नोट्स हैं, वर्तमान में जो कानून में एक्ट में संशोधन हुआ है, न्यूली जो चीजें हैं, इसके अलावा साथियों मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें सारगर्भित रहेगा। आपको व्यक्तिगत अनुभव से तात्पर्य यह है कि बहुत सारे साथी हमारे जो है वो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में 5 साल लेखपाल की जॉब की है। 2016 से लेकर के 2020 तक हम उत्तर प्रदेश में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में महाराजगंज में साथियों लेखपाल की जॉब कर चुके हैं। तो बताने का मकसद मात्र ये है साथियों कि हमारा परिवार पहले छोटा था, धीरे धीरे हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ रहा है। तो जो नए साथी उनको बता दें कि लेखपाल में जमीनी स्तर पर जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे, और जो भी वर्तमान एक्ट वगैरह है इनकी जानकारी, और पीवाईक्यू को भी हम इसी वीडियो में वन लाइनर मोड में लेकर के आएंगे। टोटल आपको 5 से 7 वीडियो हम देंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप पढ़ के जाइएगा। 5 नंबर जो ग्रामीण विशेष आना है, ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 21 मई को जो एग्जाम होगा, ये 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 अंक का होगा। माइनस मार्किंग रहेगा 0.5। अगर भिन्न में इसको बताएं तो 1/4 होगा। समय 2 घंटा होगा, 2 घंटे का समय होगा। जो भी साथी पेट का एग्जाम दिए थे वो लोग फॉर्म फिल कर दिए होंगे। 2 महीने से कम समय है एग्जाम का। सिलेबस यह है साथियों, सिलेबस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो रहेगा, उसमें 20 प्रश्न यूपी जीके का रहेगा, यूपी का जो उत्तर प्रदेश विशेष होता है वो रहेगा। 15 प्रश्न कंप्यूटर संगणक से रहेगा, 10 प्रश्न हिंदी का रहेगा, और उसी के समान जितने प्रश्न उतना ही अंक है साथियों। 10 प्रश्न 10 अंक डीआई रहेगा, मैथ का, डाटा इंटरप्रिटेशन, और 20 प्रश्न जनरल स्टडी जीएस का रहेगा, जिसमें साथियों इतिहास, संविधान, भूगोल और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी 10 प्रश्न पर्यावरण, इन्वायरमेंट इकोलॉजी रहेगा, 5 प्रश्न साइंस टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी रहेगा, 5 प्रश्न करंट अफेयर समसामयिक घटना से रहेगा, और 5 प्रश्न ग्रामीण विशेष है। तो यही 5 प्रश्न जो देखने में तो बहुत कम लग रहा है, बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि 95 नंबर पर काम करे गुरु जी, 5 नंबर को छोड़ दिया जाए, क्या पढ़ा जाए। तो हम आपको बताना चाह रहे थे, आपको जब 5 से 7 वीडियो पढ़ लेने से 5 में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी सही हो सकता है, तो बुराई नहीं है साथियों। क्योंकि जो गंभीर विद्यार्थी या अभ्यर्थी वो जान रहे हैं एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। इसके अलावा भी आपको 1 सप्ताह के भीतर हम पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड कर देंगे और प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसको देख करके पढ़ करके जाइएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। पहला है, विकास खंड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है। कार्यपालक अधिकारी पूछा जा रहा है। विकास खंड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है, तो खंड विकास अधिकारी होता है। इसे साथियों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो यूपी पीसीएस के, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, पीसीएस का एग्जाम होता है, उससे नियुक्त होते हैं। इनके अधीन में साथियों बीडीओ के अधीन में एडीओ होते हैं, एडीओ, और उनके अंडर में होते हैं वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है। खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ का प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। आपको साथियों लग रहा होगा कि ये खंड विकास अधिकारी हम सेक्रेटरी का तो पेपर पीवाई क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। बता दें आपको साथियों कि जो लेखपाल है या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, सभी ग्रामीण स्तर के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो ये दोनों सिलेबस सेम है। आप चाहे सेक्रेटरी का एग्जाम दीजिए, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का, चाहे लेखपाल का एग्जाम दीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। किसके पर निर्भर करती है? विकास खंड का अगर बात किया जाए तो खंड विकास अधिकारी जो बीडीओ होते हैं, वो एक विकास खंड के विकास के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। लेखपाल कौन होता है? लेखपाल ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर एक सरकारी कर्मचारी होता है। बिहार में इसे कर्मचारी ही बोलते हैं, और कुछ राज्यों में इसे पटवारी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूर्व में पटवारी बोला जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में लेखपाल बोला जाता है। और लेखपाल को नया नाम देने की मांग हो रही है। उप निरीक्षक, जैसे पुलिस के उप निरीक्षक होते हैं, वैसे ही रेवेन्यू के उप निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, यानी कि रेवेन्यू रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कहलाएंगे, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कहलाएंगे लेखपाल। और साथियों जो राजस्व निरीक्षक अगर बात करें हम, तो राजस्व निरीक्षक रजिस्ट्रार कानून को होते हैं, आरआई होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर उनको बोला जाता है। जो लेखपाल से एक पद ऊपर होता है पोस्ट। साथियों आगे देखिएगा, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है?
तो लेखपाल का उल्लेख है साथियों उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में, 1901 की धारा 23 में है। लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, तो उप जिलाधिकारी या परगना अधिकारी भी बोलते हैं। जो उप जिलाधिकारी एसडीएम होते हैं साथियों, उसे परगना अधिकारी भी बोलते हैं, सहायक कलेक्टर भी बोलते हैं। इसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है लेखपाल का। लेखपाल के ऊपर कोई कार्यवाही करना या लेखपाल का स्थानांतरण करना या लेखपाल का नियुक्ति प्राधिकारी अगर पूछा जाए, नियुक्ति प्राधिकारी अगर आप नियुक्त हो रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा, आपका एग्जाम तो ये आयोग करा रहा है, लेकिन जब आपका चयन हो जाएगा तो एसडीएम के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसी को बोला जाता है नियुक्ति प्राधिकारी एसडीएम को। तो नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा, एसडीएम हो जाएगा। और एसडीएम साथियों, एसडीएम का दो नाम होता है, एक डीसी होता है और एक एसडीएम होता है। एक डिप्टी कलेक्टर होता है और एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। जब मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेगा, मजिस्ट्रियल पावर का प्रयोग करेगा, जब न्यायालय में बैठकर कार्य करेगा तो उसे एसडीएम कहेंगे। जब वो डीएम के अधीनस्थ के रूप में कार्य करेगा, कलेक्टर के अधीनस्थ के रूप में कार्य करेगा, जब रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित कार्य करेगा तब उसे डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। एक ही पोस्ट है एसडीएम और डीसी, डिप्टी कलेक्टर। ये हम अगर बात करें साथियों, तहसील स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तहसील स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम या डीसी होता है। इसके अधीन में तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार रेवेन्यू का तहसील के अंतर्गत सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तहसील के अंतर्गत रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी तहसीलदार। तहसीलदार के अंतर्गत में 2 या 3 नायब तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार की उत्तर प्रदेश में सीधे भर्ती नहीं होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधे भर्ती नहीं होती है। नायब तहसीलदार नियुक्त होते हैं, एक तहसील में 2 या 3 नायब तहसीलदार होते हैं और वही नायब तहसीलदार 3 से 5 वर्ष के बाद प्रमोशन होता है, प्रोन्नति होता है, तब तहसीलदार बनते हैं। नायब तहसीलदार के अंडर में होते हैं आरआई, नायब तहसीलदार एनटी और उसके नीचे होते हैं आरआई, इनको बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। हिंदी में साथियों इनको बोला जाता है राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक जो है आरके बोला जाता है साथियों, रजिस्ट्रार कानूनगो, जो ऑफिस का कार्य देखते हैं इनको आरके बोला जाता है, और जो क्षेत्र का कार्य देखते हैं उनको आरआई बोला जाता है। पोस्ट तो आरआई ही है लेकिन कार्य दो प्रकार का है। एक आरआई होते हैं क्षेत्र, जो एरिया में रहते हैं, लेखपाल उनके अंडर में रहते हैं 5 या 6 लेखपाल, और एक आरआई होते हैं उनको आरके बोलते हैं, जो ऑफिस में रहते हैं, तहसील के कार्यालय में रहते हैं, आर के आपदा होते हैं, आर के अधिष्ठान होते हैं साथियों। तो ये दो प्रकार से नियुक्त होंगे, आरआई कहलाएंगे और एक आर के कहलाएंगे। और फिर इनके नीचे होते हैं लेखपाल, लेखपाल। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी है, बहुत नवीनतम है, पहले से नहीं थी साथियों। 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली बनी है। लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी, 2006 में। आगे देखिएगा, खसरा क्या होता है, खसरा खतौनी ये खूब चर्चित शब्दावली है। खसरा क्या होता है साथियों, खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई गई फसलों की जानकारी का विवरण होता है। देखिएगा साथियों, हम भी जो है कस्बा क्षेत्र, उपनगरीय क्षेत्र से बिलोंग करते साथियों। लेखपाल बनने के 2 दिन पहले भी हमको जानकारी नहीं था कि लेखपाल का कर्तव्य अधिकार क्या होता है, काम आखिर में क्या करते हैं, खसरा खतौनी क्या होता है। लेकिन जब आप जुड़ते हैं, तन मन धन से जुड़ते हैं साथियों, तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आने लगती है। लेखपाल जो है वो साथियों ग्रामीण स्तर का एक अपना अधिकारी है। इसके क्षेत्र में 2 गांव या 2 से अधिक गांव भी आ सकते हैं। अगर एक बड़ा गांव है तो एक हलके में एक गांव होता है, लेखपाल को हल्का अलॉट होता है, हल्का। इस हल्के में अगर बड़ा गांव है तो एक गांव होगा, 2 गांव, 3 गांव, 4-4, 5-5 गांव भी एक हल्के में होते हैं, आबादी के अनुसार बटा रहता है। और इसके अंदर जो गांव होते हैं वो 2 प्रकार के गांव होते हैं साथियों। बोला जाता है राजस्व गांव, राजस्व ग्राम। 2 प्रकार के राजस्व ग्राम होते हैं, एक आबाद ग्राम होता है, एक आबाद ग्राम होता है, एक गैर आबाद ग्राम होता है। गैर आबाद का मतलब इसे लाचिरागी गांव भी कहते हैं, लाचिरागी गांव यानी यहाँ पर आबादी नहीं रहेगी, सिर्फ खेत रहेगा। और एक होता है आबाद ग्राम जिसमें आबादी भी रहती है और खेती भी रहता है। तो लेखपाल साथियों आबाद और गैर आबाद दोनों गांव के लेखपाल होते हैं। अब ये अपने हलके में साथियों भू अभिलेख होता है, भू अभिलेख, भू अभिलेख को रखते हैं अपने पास। कोई भी भूमि से संबंधित अगर विवाद है तो उसका निपटारा के लिए सबसे जो प्रथम स्तर पर रिपोर्टिंग करने का कार्य होता है वो लेखपाल के द्वारा किया जाता है। लेखपाल के द्वारा साथियों आय जाति निवास प्रमाण पत्र का भी प्राथमिक रिपोर्ट लगाया जाता है। पूर्व में इसके लिए पैसा नहीं दिया जाता था सरकार के द्वारा, अब जो है 5 रुपए प्रति आवेदन दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथियों इसके अलावा लेखपाल के बहुत सारे काम है, मल्टी काम है साथियों। जैसे लेखपाल रहते तो है राजस्व विभाग के कर्मचारी,
राजस्व विभाग के अंतर्गत में, लेकिन इनका जुड़ाव रेल विभाग से भी है, इनका जुड़ाव कृषि विभाग से भी है, पुलिस विभाग से, जितने विभाग होते हैं अपने जनपद में, प्रदेश में, उन सब विभागों के साथ कोलैबोरेशन करके कार्य करना होता है। जैसे आपके हल्के में अगर रेलवे लाइन अगर बन रहा है, जैसे साथियों आपको बता दें कि महाराजगंज जो हम लोग का जनपद है, वहाँ महाराजगंज में रेलवे लाइन बिछेगा और रेलवे के लिए भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, महाराजगंज जिला को रेलवे से जोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है वो भी लेखपाल से सामंजस्य स्थापित करके ही हुआ है। इस प्रकार से साथियों अगर कोई आपदा आ रहा है तब भी लेखपाल का कार्य होता है, कृषि से संबंधित विभागों का भी काम होता है, पीडब्ल्यूडी अगर सड़क बना रही है, जैसे हमारे हल्के में साथियों इंडो एसएसबी रोड बना था, नेपाल की सीमा पर एसएसबी रोड बना था, तो जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, एसएसबी के इंजीनियर थे, वो भी हमारे पास आते थे, हम अपना दस्तावेज खसरा खतौनी नक्शा देते थे, वो जो है अपने दस्तावेज को मिलान करके भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे बढ़ाते थे। तो लेखपाल साथियों हर विभाग से उसके कार्य पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, देखिएगा पहले खसरा में कुछ और कॉलम होता था साथियों, अभी जो है वर्तमान में 46 खाना हो गया है, ध्यान रखिएगा। खसरा में 46 खाना होता है, इसको आरसी प्रपत्र 4K बोला जाता है, आरसी प्रपत्र 4 को बोला जाता है। 46 कॉलम होता है खसरा में। खसरा क्या होता है साथियों, इसमें फसल का विवरण होता है, फसल का विवरण होता है, मालिकाना हक का विवरण होता है, खेत कितना है इसका विवरण होता है, और ये हर साल तैयार किया जाता है। एक वर्ष में फसली वर्ष होता है, फसली वर्ष, इस फसली वर्ष में 3 फसल लगाए जाते हैं, रबी रबी खरीफ, रबी खरीफ और जायद। तो 3 बार साथियों, 3 बार पड़ताल होता है, एक फसली वर्ष एक वर्ष का होता है, 3 बार पड़ताल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो ये सब पड़ताल लेखपाल को करना होता है, वही पड़ताल का डिटेल कहाँ होता है, खसरा में होता है। वर्तमान में 46 खाने में, प्रपत्र का नाम है आरसी प्रपत्र और को। फिर खतौनी होता है, खतौनी साथियों खातेदार का विवरण होता है, कोई भी व्यक्ति है तो उसके नाम पर कितनी भूमि है, कितने हेक्टेयर भूमि है, वो दर्ज होता है। अगर बात किया जाए खतौनी में जो भूमि दर्ज होता है वो किसमें दर्ज होता है, एकड़ में होता है, बीघा में होता है, कट्ठा में होता है, बिस्वा में होता है, उचवासी में होता है, कनवासी में होता है, उचवासी में होता है। तो बता दें आपको, ये सब में नहीं होता है, हेक्टेयर में लिखा रहता है। खतौनी में जो भूमि का विवरण होता है वो हेक्टेयर में लिखा रहता है। खतौनी में कितने खाने होते हैं, तो 23 खाने खतौनी में होते हैं, कॉलम 23 होता है। साथियों लोअर सबऑर्डिनेट का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अंतिम परीक्षा हुआ था, उसमें हमने इंटरव्यू दिया था लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का, उस समय लेखपाल हम थे, तो हमसे ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, खसरा में कितने कॉलम है, खतौनी में कितने कॉलम है, सिहद्दा क्या होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखे रहेगा, आपको जीवन भर कार्य करने वाली चीज है ये सब। खतौनी में 23 खाना होता है, हेक्टेयर में भूमि लिखा रहता है, और इसको B1 प्रपत्र बोला जाता है। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था, पटवारी शब्द का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। मध्यकाल में शेरशाह सूरी के द्वारा पटवारी शब्द प्रचलन में आया था। अब पूछा जाए पटवारी का नाम बदल करके लेखपाल किसके समय में किया गया, तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सरकार में। प्रधानमंत्री नहीं साथियों, जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन यूपी के सीएम के कार्यकाल के दौरान यूपी में पटवारी का नाम बदल के लेखपाल कर दिया गया, पटवारी का नाम बदल के लेखपाल किया गया मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह के समय में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जानते हैं, तो खतौनी के नाम से जानते हैं साथियों। खतौनी बेसिकली 60 वार्षिक होता है, 6 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। खतौनी कितने वर्ष के लिए होता है, 60 वार्षिक होता है, और 6 वर्ष के लिए होता है, 60 वार्षिक मतलब 6 साल के लिए होता है। इसके बाद इसका अंश निर्धारण होता है, खतौनी खुलती है और इसका अंश निर्धारण किया जाता है। खतौनी में जो वर्ष लिखा जाता है वो फसली वर्ष लिखा जाता है साथियों, फसली वर्ष में लिखा जाता है। दाखिला खारिज की प्रक्रिया कब होती है, दाखिला खारिज को एक शब्द याद रखिए, म्यूटेशन भी कहा जाता है, म्यूटेशन। दाखिला खारिज म्यूटेशन, दाखिल होगा उसके बाद खारिज हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम है, उसने अपनी भूमि को बेच दिया है, तो वो दाखिल हुआ दस्तावेज और उसके बाद उसका नाम खारिज होकर के नया नाम चढ़ जाएगा, उसी को म्यूटेशन या दाखिला खारिज कहते हैं। दाखिला खारिज शुद्ध शब्द है, लोग खारिज दाखिल, दाखिल खारिज अलग अलग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द है दाखिला खारिज। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो उसी के अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम, जोतदार नहीं है ये जोतदार है, जोतदार काश्तकार का जो नाम होता है उसी का परिवर्तन किया जाता है। जब कब्जा परिवर्तन होता है, कब्जा परिवर्तन कितने तरह से होता है, 2 प्रकार से होता है, देखिएगा, एक होता है साथियों वसीयत, एक होता है वरासत।
वसीयत, वरासत। और दूसरा होता है साथियों, दूसरा होता है बैनामा, हिब्बानामा, यानी कि बिक्री। ये किसी भी प्रक्रिया में मालिक का नाम बदल जाएगा, जोतदार का नाम बदल जाएगा। वसीयत का मतलब हुआ, वसीयत का मतलब कोई भी व्यक्ति है वो किसी को चाहे तो अपना भूमि का मालिकाना हक दे सकता है। अपने जीवन काल में ही किसी को भी अपना उत्तराधिकारी लिखित वसीयत करके अगर मर जा रहा है, डेथ हो रहा है, तो उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद जिसके नाम पे वसीयत हुआ है उसके नाम पर वो दर्ज हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ने अपने जीते जी 2 वसीयत कर दिया है तो जो लास्ट वाला वसीयत होता है वही मान्य होता है, पुराना वाला वसीयत खारिज हो जाता है। जैसे हम क्या किए, आपके नाम पे वसीयत किए और कल के डेट में किसी और के नाम पे वही जमीन का कर दिया, अगले डेट पे किसी और को, तो लास्ट में जो वसीयत होता है वही मान्य होता है। वसीयत क्या होता है, अपने वंश या खून या अपने उत्तराधिकारी के अलावा किसी को भी किया जा सकता है। और वरासत क्या होता है, वरासत जो लीगल उत्तराधिकारी होते हैं उनका होता है। जैसे किसी के पिताजी की डेथ हुई तो उसके पिताजी के, यानी कि जिस बच्चे के पिताजी का डेथ हुआ है उसके माताजी का नाम और उसके भाइयों का नाम उसमें चढ़ेगा, उसे वरासत बोलते हैं। जो लीगली उत्तराधिकार होता है उसे वरासत बोलते हैं। इन दोनों प्रक्रिया में भी साथियों म्यूटेशन होता है, मतलब नाम खारिज होकर के चढ़ता है। और बिक्री हो रहा है, बिक्री भी साथियों बैनामा होता है और हिब्बा नामा होता है। बैनामा किसी भी व्यक्ति से बेच रहे हैं तो रजिस्ट्री बैनामा होता है, और हिब्बा नामा जब अपने परिवार को, अपने खून के सगे संबंधी को अगर बेच रहे हैं तब वो हिब्बा नामा होता है। तो हिब्बा नामा में कुछ कम शुल्क लगता है, बैनामा में अधिक शुल्क लगता है। तो उसमें भी साथियों म्यूटेशन होता है, उसमें भी जो जोतदार होता है उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिएगा, कृषि वर्ष कब तक चलता है। कृषि वर्ष इसे राजस्व विभाग में साथियों फसली वर्ष बोलते हैं। कृषि वर्ष को फसली वर्ष बोला जाता है। ये 1 जुलाई से शुरू होता है, खरीफ से शुरू होता है, खरीफ के बाद फिर रबी आता है और रबी के बाद जायद होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक ये वर्ष चलता है, फसली वर्ष चलता है, रेवेन्यू का वर्ष चलता है, फसली वर्ष चलता है। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो अधिकार अभिलेख या भू अभिलेख कहा जाता है। अधिकार अभिलेख या भू अभिलेख कहा जाता है किसे, खसरा और खतौनी को। खसरा और खतौनी वर्तमान में साथियों ऑनलाइन हो गया है, ध्यान रखे रहिएगा। भूलेख निरीक्षक कौन होता है, कानून को या राजस्व निरीक्षक को, राजस्व निरीक्षक को साथियों भूलेख निरीक्षक कहा जाता है। इनको आरआई भी कहा जाता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है, इन्हें कानून को भी कहा जाता है। इनका पोस्ट राजस्व निरीक्षक होता है। और आरआई 2 प्रकार के होते हैं, ऑफिस में काम करेंगे तो आरके बोला जाएगा, आरके अधिष्ठान या आरके आपदा। और एक होते हैं आरआई क्षेत्र साथियों, जो क्षेत्र में रहते हैं इनके अंडर में कई लेखपाल होते हैं, इनके अंडर में कई लेखपाल होते हैं आरआई क्षेत्र के। और आरके जो होते हैं ऑफिस में होते हैं, लेवल दोनों का बराबर है। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो तहसीलदार होता है। देखिए तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी पूछा जाए तो एसडीएम होगा, लेकिन राजस्व प्रशासनिक अधिकारी पूछेगा रेवेन्यू का, तब तहसीलदार उत्तर करिएगा। अगला है अमीन कौन होता है, संग्रह अमीन या अमीन होता है साथियों भू राजस्व की वसूली करने वाला। खतौनी जो जो खतौनी ये अधिकार अभिलेख है, इसी में लिखा रहता है किसी व्यक्ति के नाम पर इतना भूमि है तो उसका मालगुजारी कितना हो रहा है, उसका भू राजस्व कर कितना हो रहा है, उसका लगान कितना हो रहा है, वो लगान वसूलने का कार्य अमीन के द्वारा किया जाता है। तहसील स्तर पर अमीन होते हैं। अमीन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सीजनल होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा सीजनल और परमानेंट। अच्छा अमीन जो है वो शुगर फैक्ट्री में भी और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अमीन होते हैं, ये राजस्व के अमीन है। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है, तहसील स्तर पर साथियों, तहसील स्तर पर राजस्व विभाग और अन्य विभाग जितने भी विभाग हैं जिले स्तर के, उन अन्य सभी विभागों के सब विवादों के संपूर्ण समाधान के लिए, संपूर्ण समाधान के लिए तहसील संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक महीने में पहला और तीसरे मंगलवार को। पहला और तीसरे मंगलवार को साथियों, ये पहले मंगलवार होता था, अभी क्या हुआ है चेंज हो गया है, ये शनिवार हो गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला और तीसरा जो शनिवार पड़ेगा हर महीने का, उस दिन संपूर्ण समाधान दिवस होता है। इसी प्रकार से थाने में भी समाधान होता है, वो होगा सेकेंड और फोर्थ जो शनिवार होगा उस दिन। दूसरे और चौथे शनिवार को हर महीने में थाना समाधान दिवस होता है। और तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस होता है पहला और तीसरे शनिवार को। पहले लेकिन ये था साथियों, पहले जब हमने ड्यूटी किया था तो उस दौरान पहला और तीसरे मंगलवार को हुआ था। अभी चेंज होकर के करंट में पहला और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस लगता है। इसमें ध्यान रखिएगा राजस्व विभाग और अन्य सभी विभागों का संपूर्ण समाधान होता है। इसमें साथियों आपके जिले में अगर 3 या 4 या 5 तहसील है तो डीएम जो होते हैं अलग अलग सर्किल वाइज अलग अलग तहसीलों में एक एक तहसील दिवस पर जाकर के बैठते हैं, तो वो डीएम स्तरीय
डीएम स्तरीय तहसील दिवस हो जाता है। अगला, चकबंदी विभाग क्या कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों। चकबंदी कानून उत्तर प्रदेश में 1953 में बना था, एक्ट बना था 1953 में। इसे लागू कर दिया गया 8 मार्च 1954 को। चकबंदी लागू कब हुआ यूपी में? 8 मार्च 1954। चकबंदी का मतलब क्या होता है साथियों? जैसे आप हैं, आपका एक खेत 2 डिसमिल यहाँ पर है, 20 डिसमिल यहाँ पर, एक ही गांव में 10 जगह आपका चक है, 10 जगह छोटा छोटा खेत है, तो उससे आपका भी नुकसान है। आपको खेती बाड़ी करने में, जनरेटर पंप सेट लगा के चलाने में, पानी देने में, खाद बीज देने में, वहां जाइए कूद कूद के करिए, तो ऐसा असुविधा होती है। और हमारे देश के भी जोतों का आकार छोटा छोटा होता है, जिससे कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ता है। इसीलिए सरकार ने चकबंदी एक्ट 1953 बनाया, जो 8 मार्च 1954 को लागू होता है। अब क्या होगा कि जिनका भी 4-5 जगह खेत होगा, उन सबको मालकियत के अनुसार जो रेट होता है, उसमें उनका कोई नुकसान न हो, उस आधार पर एक पास खेतों को ला दिया जाता है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो काश्तकार, जोतदार या किसान है, उसको भी अपना बेनिफिट हो जाएगा। एक जगह खेत बड़ा सा हो गया, और सरकार को और समाज को और देश को भी बेनिफिट होगा कि इस पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आगे देखिएगा, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है चकबंदी आयुक्त। विभाग का सबसे हेड होता है चकबंदी आयुक्त। जिला स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? तो जिला उप संचालक चकबंदी। जिला उप संचालक चकबंदी जिला स्तर पर चकबंदी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं? तो डीएम के अधीन में होते हैं। जिला स्तर पर डीएम के अधीन होते हैं, लेकिन कार्य करते हैं तहसील स्तर पर एसडीएम के अधीन में। तहसील स्तर पर एसडीएम के अधीन में, और एसडीएम जो होते हैं वो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं। एसडीएम अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होते हैं। चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दोनों अलग अलग लेखपाल होते हैं साथियों। रेवेन्यू और चकबंदी लेखपाल अभी वर्तमान में दोनों एक कर दिया गया है साथियों। चकबंदी के लेखपाल भी जो है तहसीलों में बैठते हैं और अपनी ड्यूटी देते हैं। चकबंदी क्या होता है साथियों? जो चक निर्धारण हमने किया है, अभी चक निर्धारण होता है, तो एक ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश या समस्त गांव में नहीं होता है। एक गांव में अगर होगा तो 2 साल से लेकर के 10-10, 20-20 साल तक का समय लग जाता है। चकबंदी होता है, चक का निर्धारण होता है, लोगों से उनकी समस्याएं सुनी जाती है, उस पर जो है वाद प्रतिवाद होता है, तब जाके क्लियर होता है। एक गाँव में खत्म होता है चकबंदी, फिर अगले गाँव में चकबंदी होता है। इस नाते आप देखे होंगे, सुने होंगे कि आपके गाँव में 25 साल 30 साल पहले चकबंदी हुआ था, उसके बाद अभी तक चकबंदी नहीं हुआ है। आगे देखिएगा, चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो चकबंदी के कार्य के लिए ही चकबंदी लेखपाल होते हैं, और राजस्व मामलों के लिए राजस्व लेखपाल होते हैं। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है, एक कल्याणकारी योजना है। ये क्या है? ये लोगों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है चकबंदी प्रक्रिया। चकबंदी के तहत लोगों का कल्याण होता है, छोटे छोटे जो चक थे वो बड़ा चक हो जाता है, एक पास हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब आया? तो अधिनियम आया 1953 में। लागू कब हुआ? 8 मार्च 1954 को। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसका उल्लेख है? किसके संबंध में उल्लेख है? लेखपाल। लेखपाल के संबंध में उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में मिलता है। आगे, किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्र में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? तो ये है साथियों जरीब। लोहे का जंजीर होता है, जरीब कहते हैं। सो आप देखे होंगे खेतों में लेखपाल के द्वारा उपयोग किया जाता है भूमि को, खेत को मापने के लिए। जरीब, गंटरी जरीब होता है, शाहजहानवी जरीब होता है। अभी डिटेल इसका करेंगे हम लोग। गट्ठा से तात्पर्य क्या है? गट्ठा जरीब में ही साथियों जो माप का 10वां हिस्सा होता है, 10वां अंश होता है, उसे एक गट्ठा भी कहते हैं। गट्ठा जो है वो सबसे छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनको नापने के लिए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा लेखपाल। लेखपाल के संबंध में उल्लेख किस अधिनियम में है? तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल के संबंध में वर्णन है। किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों में से किसका सर्वप्रमुख स्थान है? तो सर्वप्रमुख जरीब है। जरीब से ही भूमि का मापन होता है। लोहे का एक जरीब होता है साथियों, गंटरी जरीब, शाहजहानवी जरीब, कई प्रकार के जरीब होते हैं। इस जरीब में छोटा छोटा कड़ी होता है, हर कड़ी जुड़ा रहता है, और पूरे को जरीब कहते हैं। और इसके 10वें हिस्से को साथियों गट्ठा कहते हैं, और एक को कड़ी कहते हैं। कड़ी, तो ये 100 कड़ी होता है, और 10 गट्ठा होता है। 10 गट्ठा एक जरीब में, एक जरीब में 100 कड़ी और 10 गट्ठा, और एक जरीब होता है
66 फीट का। कितने फीट का होता है? 66 फीट का। यहाँ देखिएगा आप, जरीब में गट्ठा क्या होता है? गट्ठा से क्या तात्पर्य है? जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर बराबर की गट्ठा भी लगा होता है, जो छोटी लंबाई मापने में काम आता है। छोटी लंबाई मापने में गट्ठा का प्रयोग लिया था। और गट्ठा साथियों बांस का बना होता है। गट्ठा किसका बना होता है? गट्ठा बांस का बना होता है। आमतौर पर प्राय आप नहीं देखे होंगे इसको। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? जरीब साथियों शाहजहानी जरीब है, गंटरी जरीब है, मीट्रिक जरीब है, जिसमें प्रयोग होता है वर्तमान में गंटरी जरीब। लेकिन हम याद रखें, शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है, गंटरी जरीब की लंबाई होती है 132 फीट। और यही प्रयोग होता है वर्तमान में। वर्तमान में लेखपाल कौन से जरीब का प्रयोग करते हैं? गंटरी जरीब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये साथियों 66 फीट का ही तो होता है। 66 फीट का होता है और प्रयोग यही होता है, लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग 132 फीट। इसीलिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी कि गंटरी जरीब की वास्तविक लंबाई 132 फीट होती है, लेकिन जो प्रयोग होता है उसका आधा प्रयोग होता है। गंटरी जरीब का आधा यानी 66 फीट ही प्रयोग होता है। इस जरीब में जो सबसे छोटा यूनिट होता है, एक जो होता है उसे कड़ी बोलते हैं। कड़ी बोलते हैं। और ये 10 कड़ी अगर मिलता है साथियों, 10 कड़ी मिलता है तो इसे गट्ठा बोलते हैं। 10 कड़ी को गट्ठा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था, ये गट्ठा। जरीब में इसके कुल नाप का 10वां अंश जो होता है उसे गट्ठा कहते हैं, और 100वां जो अंश होता है उसे कड़ी कहते हैं। लंबाई कितनी होती है? आधे जो यूज होता है उसकी 66 फीट, लेकिन वास्तविक लंबाई गंटरी जरीब की 132 फीट होती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा तो मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे क्वेश्चन। गंटरी जरीब द्वारा गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। अगला, अनुसूचित जाति तथा जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, उनको किसके अंतर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान किया गया है? कुल मिला जुला करके पट्टा देने की बात हो रही है साथियों। पट्टा, भूमि को असंक्रमणीय जो होता है उसे पट्टा बोलते हैं। पट्टे में क्या क्या दिया जाता है? देखिएगा, आबादी जो होती है साथियों, उसमें आबादी में जो सुरक्षित नवीन पड़ती भूमि होती है, इसे आवास के लिए पट्टा दिया जाता है। 1 डिसमिल 1.5 डिसमिल जितनी उपलब्धता होगी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के भी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, परिवार हैं, जिनके पास भूमि नहीं है रहने योग्य, उनको आवासीय भूमि पट्टा के दिया जाता है। पट्टा पे दी गई भूमि को असंक्रमणीय भूमि कहते हैं। असंक्रमणीय भूमि कहते हैं। इसको बेच नहीं सकते हैं वो पट्टा पे लेकर के। 10 साल बाद ये जो है संक्रमणीय भूमि में चढ़ता है। संक्रमणीय 10 साल बाद होता है, इसे भूमिधरी बोलते हैं। भूमिधरी, व्यवहारिक शब्दों में भूमिधरी क्या होता है? आप भूमि के असली मालिक हो जाएंगे, भूमिधरी। असंक्रमणीय भूमि का मतलब नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब इसको आप बेच नहीं सकते हैं। सरकार जब पट्टा दे रही है तो आप उसको बेचेंगे? आपके पास रहने के लिए नहीं, और आप बेचेंगे, इसीलिए नहीं बेचने का प्रावधान है। ऐसे ही साथियों कृषि योग्य भूमि का भी पट्टा होता है। ऐसे ही साथियों बागवानी भूमि का पट्टा होता है। इसी प्रकार से कुम्हारी कला की भूमि का भी पट्टा होता है। जो कुम्हार होते हैं, प्रजापति होते हैं लोग, उन्हें भूमि पट्टा पर दिया जाता है। ये सब चीजें जो है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा के अंतर्गत होता है। और जो आवासीय भूमि होता है वो धारा 64 के अंतर्गत होता है। धारा 64। ये पट्टा साथियों करता कौन है? भूमि आवंटन करता कौन है? तो लेखपाल पत्रावली तैयार करते हैं। पट्टे की तैयारी लेखपाल तैयार करते हैं पात्र व्यक्तियों को। और उसके बाद एसडीएम जो है वो पट्टा करते हैं। एसडीएम पट्टा करते हैं। एसडीएम असंक्रमण भूमि देते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण, ये हमने पढ़ा साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब बना था? इससे यूपीएसआई में भी एक क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कृषि किसको कहते हैं? तो कृषि, कुक्कुट पालन, पशुपालन, बागवानी, इन सबको कृषि कहा जाता है इस एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में बनी थी, फिर 2016 में इसमें संशोधन हुआ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन कब हुआ? 2016 में। उसके बाद पुनः से संशोधन होता है 2019 में, फिर से संशोधन होता है 2020 और 21 में। लास्ट टाइम संशोधन हुआ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 में। ये था साथियों ग्रामीण विशेष का पहला वीडियो क्लास। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। आपके द्वारा दिया गया फीडबैक, कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन और सकारात्मक ऊर्जा बनता है, जिससे आपके प्रति हम और भी जवाबदेह होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।